नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका चल पे इस वक्त की बड़ी खबर के साथ एक बार फिर से सामने मौजूद, जहां पर चलेंगे सबसे पहले और बड़ी अपडेट आपको बताएंगे। दोस्तों, नेशनल हाईवे 44 जाम हो चुका है। 24 घंटे से लगातार धरना जारी है। बताएंगे आपको कैसे 4 घंटे तक प्रशासन से हुई है बातचीत, लेकिन कोई समाधान नहीं निकल पाया है। दोस्तों, किसानों का आंदोलन लगातार बड़ा होता जा रहा है। बताएंगे क्या है पूरी अपडेट। इसी के साथ में किसान आंदोलन के दौरान मोदी सरकार ने सोशल मीडिया कंपनी पर कैसे बनाया था दबाव, इसको लेकर बड़ा खुलासा हुआ है। जिसके बाद विपक्षी पार्टियों के साथ साथ किसानों ने अब बीजेपी सरकार से सवाल पूछना शुरू कर दिए हैं। दोस्तों, बताएंगे क्या है पूरा मामला। साथ साथ उत्तराखंड के उत्तरकाशी में चल रहे लव जिहाद के खिलाफ अभियान को लेकर बड़ी अपडेट सामने आई है। दोस्तों, प्रशासन की ओर से सख्ती दिखाई गई है। बताएंगे क्या है पूरा मामला। इसी के साथ में बिहार के अंदर 23 जून को होने वाले विपक्षी एकता की बैठक से पहले भारतीय जनता पार्टी ने चली है एक ऐसी चाल जिसके बाद विपक्ष की ओर से भी किया जा सकता है रिस्पॉन्ड। बताएंगे क्या है पूरा मामला। दोस्तों, और तमिलनाडु के अंदर बनने से पहले ही बीजेपी का गठबंधन टूटता नजर आ रहा है। बताएंगे क्या है पूरी अपडेट। दोस्तों, एक एक करके चलेंगे सभी बड़ी खबरों की तरफ, सारी बड़ी जानकारी आप तक पहुंचाएंगे। लेकिन उससे पहले अगर आप भी अपने देश के पहलवानों और किसानों का समर्थन करते हैं, एमएसपी की मांग का सपोर्ट करते हैं, तो इस वीडियो को लाइक करके लाल बटन को दबाकर चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाकर कमेंट बॉक्स में जय हिंद जय भारत जो लिखेगा। दोस्तों, चलते हैं सबसे पहले और बड़ी अपडेट की तरफ, जहां पर हरियाणा के कुरुक्षेत्र के अंदर रात भर से लगातार नेशनल हाईवे पर किसानों का पड़ाव देखने को मिला। बता दें आपको कि बड़ी संख्या में किसानों की मौजूदगी के बाद पुलिस प्रशासन के हाथ पैर फूलने लगे, जिसके बाद प्रशासन के लोगों ने किसानों से बातचीत करने का फैसला लिया। लगभग 4 घंटे तक किसान नेताओं के साथ प्रशासन की बातचीत चलती रही, लेकिन कोई समाधान नहीं निकला। किसानों ने स्पष्ट तौर पर कह दिया है कि जब तक सूरजमुखी के बीज पर एमएसपी नहीं मिलेगा और जब तक गिरफ्तार किए गए किसानों को नहीं छोड़ा जाएगा, यह आंदोलन ऐसा ही बदस्तूर जारी रहेगा। 4 घंटे से ज्यादा समय तक बातचीत की गई, लेकिन बैठक बेनतीजा रही है। कुरुक्षेत्र में दिल्ली चंडीगढ़ हाईवे पर जाम लगातार लगा हुआ है। दोस्तों, ऐसे में किसानों की ओर से अपने मोर्चे को पक्का मोर्चा बना दिया गया है। टेंट भी गाड़ दिए गए हैं और किसानों ने स्पष्ट कर दिया है कि जब तक उनकी मांगे पूरी नहीं होगी ये धरना लगातार जारी रहेगा। साथ साथ सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ट्विटर के पूर्व सीईओ ने और सह संस्थापक जैक डॉर्सी ने एक ऐसा खुलासा किया है दोस्तों, जिसके बाद मोदी सरकार लोगों के निशाने पर है। सनसनीखेज खुलासा किया गया है। बता दें आपको कि भारत के अंदर किसानों का एक बड़ा आंदोलन लगभग 11 महीने चला था, जिसमें 1000 के आसपास किसानों की मौत भी हुई थी। और ऐसे में दोस्तों, सोशल मीडिया पर किसान आंदोलन को कमजोर करने के लिए सरकार की ओर से ट्विटर पर दबाव बनाया गया था, इस तरीके का दावा किया गया है। आपको बता दें कि डॉर्सी की ओर से कहा गया कि भारत सरकार की तरफ से उन पर दबाव बनाया गया था और ऐसा न करने पर ट्विटर को धमकी दी गई थी कि भारत के अंदर बंद कर दिया जाएगा। डॉर्सी ने एक यूट्यूब चैनल ब्रेकिंग पॉइंट्स के साथ बातचीत में भारत सरकार के ट्विटर को लेकर रवैये पर काफी बातें कही है। मीडिया वाले ने सवाल पूछा कि क्या आप पर भारत सरकार की ओर से कभी कोई दबाव डाला गया, तो इस पर डॉर्सी ने कहा कि ऐसा कई बार हुआ है। उन्होंने बताया कि सरकार की तरफ से ट्विटर के कर्मचारियों के घर पर छापेमारी की बात कही गई, साथ ही नियमों का पालन नहीं करने पर ऑफिस बंद करने की धमकी तक दी गई थी। डॉर्सी ने कहा कि यह सब भारत जैसे लोकतांत्रिक देश में हुआ है। बता दें आपको कि जैक डॉर्सी की ओर से ट्विटर के इस्तीफे के बाद ये बड़ा खुलासा किया गया है। दोस्तों, किसान आंदोलन के दौरान जिस तरीके से स्पष्ट तौर पर देखा जा सकता था कि आंदोलन को कमजोर करने के लिए कई सारे सोशल मीडिया हैंडल को उड़ाए गए थे, लेकिन अब खुलकर बयान दिया है जैक डॉर्सी ने, और ये बयान देश के अंदर काफी ज्यादा चर्चा का विषय बना है। दोस्तों, राकेश टिकैत भी बोले, कहा आंदोलन के दौरान सरकार ने ये किया था, ये हमें भी पता था, लेकिन इस स्तर पर किया गया है, ये कहीं न कहीं सरकार के रवैये को पूरी तरीके से एक्सपोज करता है। ट्विटर के पूर्व सीईओ की ओर से दिए गए बयान पर टिकैत ने आगे कहा कि उनका भी ट्विटर रीच कम कर दिया गया था, यानी कम लोगों तक ये आंदोलन समेटने की हर संभव कोशिश की गई। आप लोग इस पर जो भी राय हो दोस्तों लिखकर जरूर बताएगा। और आप भारतीय जनता पार्टी के मंत्री आकर सफाई देने लगे हैं। भारत सरकार ने मंगलवार को माइक्रो ब्लॉगिंग वेबसाइट के सह संस्थापक जैक डॉर्सी के बयान का खंडन किया है। सरकार की आलोचना करने वाले अकाउंटों और किसान आंदोलन की रिपोर्टिंग करने वाले अकाउंटों पर पाबंदी लगाने के लिए भारत सरकार की ओर से कई अनुरोध मिले और सरकार ने ट्विटर को भारत में बंद करने की धमकी भी दी थी। इस तरीके के बयान पर केंद्रीय सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री राजीव चंद्रशेखर ने एक ट्वीट करते हुए कहा कि जैक डॉर्सी का सफेद झूठ है, शायद ट्विटर के अतीत के संदिग्ध हिस्से को दरकिनार करने की कोशिश की जा रही है। कुल मिलाकर दोस्तों, मंत्री की ओर से अब अपनी सरकार को बचाने का प्रयास किया जा रहा है, लेकिन मल्लिकार्जुन खड़गे की ओर से भी ट्वीट किया गया। उन्होंने लिखा कि बीजेपी आरएसएस के राजनीतिक वंशज जो स्वतंत्रता के आंदोलन में हिंदुस्तानियों के खिलाफ खड़े होकर अंग्रेजों के पक्ष में लड़े, वे ट्विटर के पूर्व सीईओ के बयान पर राष्ट्रवाद का ढोंग न रचे। देश को शर्मिंदा करने में बीजेपी अव्वल है। अंग्रेजों की गुलामी से बीजेपी ने केवल तानाशाही की टूल किट अपनाई है। किसान आंदोलन को चलने के लिए मोदी सरकार ने क्या कुछ नहीं किया। खुद प्रधानमंत्री ने देश के अन्नदाताओं को आंदोलन जीवी बोलकर पुकारा। यूपी के मुख्यमंत्री ने किसानों पर विदेशी फंडिंग लेने का आरोप लगाया। बीजेपी के मंत्री नेताओं ने नक्सली, आतंकवादी, देशद्रोही जैसे शब्दों का इस्तेमाल किया। कटीले तार लगाए गए, सीमेंट की दीवारें बनाई गई, रोड पर किले बिछाई गई, उनका रास्ता रोकने की कोशिश की गई, लाठियां चलाई गई। 700 से ज्यादा किसानों की जान चली गई।
उनको श्रद्धांजलि और मुआवजा देना तो दूर, उन शहीदों के लिए संसद में 1 मिनट का मौन भी नहीं रखा गया। 1,48,000 किसान आज भी किसान आंदोलन के दौरान दर्ज केस लड़ने को मजबूर है। अगर ये सब किया तो पत्रकारों और किसान आंदोलन के नेताओं को धमकाना मोदी सरकार के लिए कोई बड़ी बात नहीं है। देश में लोकतंत्र खत्म करने की बीजेपी की साजिश को हम नाकाम करके रहेंगे। साथ साथ दोस्तों, जैक डोरसी के बयान पर कपिल सिब्बल ने कहा कि जैक डोरसी को अब झूठ बोलने का क्या फायदा मिलेगा। यानी बीजेपी के लोग जो कह रहे हैं कि वो झूठ बोल रहे हैं, मुझे नहीं लगता कि उनके झूठ बोलने से उनको कोई फायदा मिलेगा। साथ साथ महाराष्ट्र के अंदर जो भी दंगे हो रहे हैं वो सरकार के द्वारा प्रायोजित है। संजय राउत ने शिंदे सरकार और बीजेपी पर निशाना साधा है। आप लोग किस पर जो भी राय हो दोस्तों लिखकर जरूर बताएगा। साथ साथ एमके स्टालिन ने सोशल मीडिया पर बताया कि किस तरीके से उनके मंत्री के सेक्रेटेरिएट के ऑफिस में छापेमारी की गई है, ईडी की ओर से छापेमारी की गई है। एमके स्टालिन ने लिखा कि ईडी की ओर से हमारे ऑनरेबल मिनिस्टर सेंथिल बालाजी के सेक्रेटेरिएट ऑफिस में छापेमारी की गई है, जो देश के संघीय व्यवस्था के खिलाफ है, यानी फेडरलिज्म के खिलाफ है। बीजेपी पिछले दरवाजे का इस्तेमाल करते हुए तमिलनाडु की राजनीति में एंट्री चाहती है, लेकिन ऐसा होगा नहीं। भारतीय जनता पार्टी के लोगों को सबक सीख लेना चाहिए, वरना जनता जो अभी चुपचाप बैठी है ऐसा बीजेपी को सबक सिखाएगी कि भाजपा आने वाले दिनों के अंदर भी याद रहेगी और पूरी तरीके से बीजेपी का सुपड़ा तमिलनाडु के अंदर साफ हो जाएगा। साथ साथ दोस्तों, उत्तरकाशी में कथित तौर पर लव जिहाद के मामले को लेकर फ्रंट फुट पर आया पुरोला प्रधान संगठन अब बैकफुट पर आ गया है। बताया गया है कि 15 जून को महापंचायत करने को लेकर पुरोला प्रधान संगठन की ओर से जिला प्रशासन को एक ज्ञापन सौंपा गया था। इस ज्ञापन पर संगठन की ओर से महापंचायत की अनुमति मांगी गई थी। कहा गया है कि प्रशासन ने अनुमति नहीं दी। अब आज यानी मंगलवार को फिर से संगठन ने जिला प्रशासन को एक नया ज्ञापन सौंपा, जिसमें महापंचायत की अगुवाई न करने की बात कही गई है। कुल मिलाकर दोस्तों, उत्तराखंड के अंदर जिला प्रशासन ने अब मामले पर कार्रवाई करनी शुरू कर दी है। एसपी ने कहा कि जरूरत पड़ेगी तो धारा 144 लागू की जाएगी, कोई महापंचायत की इजाजत नहीं दी जाएगी। कुल मिलाकर दोस्तों, देश के अंदर जब विरोध शुरू हुआ तो अब प्रशासन की ओर से धारा 144 लागू करने की बात कही जा रही है। साथ साथ प्रधानमंत्री मोदी की ओर से रोजगार मेला के तहत लगभग 77,000 लोगों के नियुक्ति का पत्र बांटा गया है, जिस पर ट्वीट करते हुए कांग्रेस पार्टी के नेता जयराम रमेश ने बड़ी बात कही। उन्होंने कहा कि रोजगार मेले में किसी को कोई नई नौकरी नहीं दी जा रही है। लोगों को जो नौकरियां मिली वो पहले से ही स्वीकृत पोस्ट थी, जो सालों से अस्तित्व में रही प्रक्रिया का हिस्सा है। प्रधानमंत्री जी पिछले 9 सालों में नई नौकरियों को क्रिएट करने में बिल्कुल नाकामयाब साबित हुए हैं। जयराम रमेश ने कहा कि जिन लोगों को सामान्य तौर पर भी नियुक्ति पत्र मिलना चाहिए था, उन सबको स्वघोषित विश्व गुरु तमाशा बनाकर नियुक्ति पत्र दे रहे हैं। जयराम रमेश ने कहा कि लोगों ने कड़ी मेहनत करके परीक्षा पास करके नौकरियां हासिल की है और ऐसा जताया जा रहा है जैसे प्रधानमंत्री और उनकी सरकार ने उन लोगों पर कोई एहसान किया है। साथ साथ दोस्तों, बीजेपी कांग्रेस हिंदू भक्त और हिंदुत्ववादी बनने की होड़ में है। मायावती ने कहा कि बाकी धर्मों को क्यों नजरअंदाज किया जा रहा है। बसपा प्रमुख मायावती ने कहा कि भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस पार्टी दोनों मिलकर धर्म की राजनीति कर रहे हैं और संविधान की उपेक्षा कर रहे हैं। दोनों दल मिलकर अपने आप को बड़ा हिंदुत्ववादी बनाने की कोशिश कर रहे हैं। पूजा पाठ करने में कौन माहिर है, इस तरीके से एक दूसरे से आगे निकलने का प्रयास कर रहे हैं। उन सभी को समझना चाहिए कि देश के अंदर केवल एक ही धर्म नहीं है। उन्होंने कहा कि हमारे देश में केवल हिंदू धर्म मानने वाले लोगों की संख्या नहीं है, बल्कि मुस्लिम, सिख, ईसाई, पारसी, बौद्ध और अन्य धर्म को मानने वाले लोगों की भी भारी संख्या में मौजूदगी है और ऐसे लिए सभी धर्मों का सम्मान होना चाहिए। साथ साथ दोस्तों, उपेंद्र कुशवाहा ने जीतन राम मांझी के बेटे संतोष सुमन मांझी के इस्तीफे को लेकर बड़ी बात कही। उन्होंने कहा कि जर्जर किला को ढहने के लिए केवल एक ईंट का खिसकना ही काफी है, एक एक करके सारी ईंट खिसकना जरूरी नहीं है। ये तो मात्र एक ट्रेलर है, देखिए आगे आने वाले दिनों के अंदर होता है क्या। दरअसल दोस्तों, 23 तारीख को जहां पर एक और विपक्ष एक बड़ी बैठक बिहार में करने वाला है, तो दूसरी ओर भारतीय जनता पार्टी एक नए तरीके का परसेप्शन बनाने की कोशिश कर रही है। बीजेपी को बिहार के अंदर पता है कि काफी ज्यादा नुकसान होगा अगर महागठबंधन मजबूती से चुनाव लड़ा तो शायद इसीलिए जीतन राम मांझी ने सबसे पहले अमित शाह से मुलाकात की थी और उसके बाद जीतन राम मांझी के बेटे संतोष सुमन ने 23 जून से पहले नीतीश कुमार के कैबिनेट से इस्तीफा दे दिया है और एक तरीके से परसेप्शन बनाने की कोशिश की गई है कि महागठबंधन कमजोर हुआ है। आप लोग इस पर क्या कुछ राय देना चाहते हैं, लिखकर जरूर बताएगा। साथ साथ दोस्तों, तमिलनाडु की राजनीति में भारतीय जनता पार्टी बुरी तरीके से फंस गई है। बता दें आपको कि तमिलनाडु की पूर्व मुख्यमंत्री जे जयललिता के बारे में बीजेपी के राज्य इकाई के प्रमुख के अन्नामलई ने कथित तौर पर एक ऐसा बयान दे दिया है जिसके बाद AIADMK और बीजेपी के रिश्तों में जबरदस्त खटास देखने को मिल रही है। AIADMK के महासचिव ने भारतीय जनता पार्टी को स्पष्ट संकेत दे दिया है कि अगर बीजेपी AIADMK के साथ में गठबंधन में रहना चाहती है तो अन्नामलई के खिलाफ कार्रवाई करे। AIADMK की नेता जयललिता की आलोचना पर कड़ी प्रतिक्रिया व्यक्त की गई है। पार्टी के महासचिव पलानीस्वामी ने कहा कि अन्नामलई का बयान गैर जिम्मेदाराना और राजनीतिक अनुभव और परिपक्वता से रहित है, यानी किसी तरीके की कोई परिपक्वता नहीं है। हम इसकी कड़ी निंदा
करते हैं। राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री पलानीस्वामी ने यहाँ पत्रकारों से बात करते हुए स्पष्ट कर दिया है कि अगर भारतीय जनता पार्टी AIADMK के साथ में गठबंधन में रहना चाहती है तो उसको अपना नेतृत्व बदलना चाहिए। दरअसल दोस्तों, भारतीय जनता पार्टी ने कर्नाटका के पूर्व IAS अधिकारी के अन्नामलई को तमिलनाडु के अंदर भारतीय जनता पार्टी का प्रदेश अध्यक्ष बनाया था ताकि बीजेपी अपना विस्तार कर पाए। कि अन्नामलई भारतीय जनता पार्टी को आगे बढ़ाते हुए DMK से सीधी लड़ाई लड़ने की बातें करते हैं, जो कहीं न कहीं AIADMK की मुश्किलें बढ़ा रहा है। और इसीलिए AIADMK की ओर से स्पष्ट तौर पर कहा गया है कि अगर बीजेपी गठबंधन चाहती है 2024 के चुनाव में तो उसको अपने लोकल लीडरशिप में बदलाव करने पड़ेंगे। यानी अन्नामलई को हटाने की बातें इनडायरेक्ट तरीके से कही गई है। हालांकि भारतीय जनता पार्टी ये रिस्क नहीं ले पाएगी। साथ साथ दोस्तों, जब ट्विटर के पूर्व CEO की ओर से भारत सरकार को लेकर बड़े दावे किए गए तो अब संबित पात्रा ने एक पोस्ट करते हुए राहुल गांधी के हाथ की कठपुतली बताया है ट्विटर के पूर्व CEO को, और लिखा कि यह अनुमान लगाना कोई बड़ी बात नहीं है कि कौन इनकी रस्सी खींच रहा है, यानी कठपुतली है। ट्विटर के पूर्व CEO जिन्होंने भारत सरकार को लेकर ये दावा किया है। इस पर पत्रकार श्याम मीरा सिंह ने प्रधानमंत्री मोदी और ट्विटर के पूर्व CEO डॉर्सी का एक पोस्ट शेयर किया है। फोटो शेयर करते हुए लिखा है कि लाला संबित, ये तस्वीर किसकी है, इसमें कौन कौन है बचा, इसका जवाब मांगा गया है। देखते संबित पात्रा की ओर से कोई जवाब दिया जाता है या नहीं दिया जाता। साथ साथ महाराष्ट्र में अगले साल विधानसभा के चुनाव होने वाले और इससे पहले एक विज्ञापन को लेकर एकनाथ शिंदे की शिवसेना और बीजेपी के बीच में सब कुछ ठीक नहीं चल रहा है। दोस्तों, ताजा विवाद की वजह है महाराष्ट्र के अखबार में छपा एक विज्ञापन जो कि खुद शिवसेना की पार्टी ने छपवाया है। इस विज्ञापन में CM एकनाथ शिंदे को महाराष्ट्र में देवेंद्र फडणवीस से ज्यादा लोकप्रिय बताया गया है। इस सर्वे में दावा किया गया है कि महाराष्ट्र में एकनाथ शिंदे को CM पोस्ट के लिए लगभग 26% लोग अपना सबसे फेवरेट उम्मीदवार मानते हैं, जबकि देवेंद्र फडणवीस को 23% लोग अगला मुख्यमंत्री देखना चाहते हैं। वहीं पर राज्य के अंदर भारतीय जनता पार्टी को पसंद करने वाले लोगों की संख्या 30% बताई गई है। शिंदे की पार्टी को सपोर्ट करने वाले लोगों की संख्या 16% बताई गई है। दोनों के गठबंधन को 46% लोग सपोर्ट करते हैं, इस तरीके का दावा किया गया है। अखबारों में छपे इस फुल पेज विज्ञापन ने महाराष्ट्र की सियासत में हलचलें मचा दी। अब इसे लेकर तमाम विपक्षी दलों ने विज्ञापन पर बयान देना शुरू कर दिया है। संजय राउत ने कहा कि ये विज्ञापन करोड़ों रुपए खर्च करके बनाया गया है। एकनाथ शिंदे शिवसेना प्रमुख बालासाहेब ठाकरे को भूल गए, शिवसेना ने अपना बुलबुला फोड़ दिया है। विज्ञापन में शिवसेना प्रमुख बालासाहेब ठाकरे की तस्वीर नहीं है। मोदी शाह से इतना डर, बाकी सर्वे फडणवीस सबका पसंदीदा विषय है। हालांकि सियासी घमासान पैदा होते ही शिवसेना ने इससे अपने आप को अलग करने की कोशिश की है और शिवसेना ने बयान देते हुए कहा कि गलती से किसी विज्ञापन में ऐसा हो गया होगा। अगर हम में कोई मतभेद होता तो हम एक साथ मिलकर सरकार नहीं चलाते, और अगर कोई मतभेद होता भी है तो बैठकर बातचीत हो जाती है। इसमें शिंदे को बड़ा बनाने और फडणवीस को छोटा दिखाने वाली कोई बात नहीं है। कुल मिलाकर दोस्तों, डैमेज कंट्रोल में जुट गई है शिंदे सेना। आप लोग की जो भी राय हो लिखकर जरूर बताएगा। साथ साथ दोस्तों, राहुल गांधी ने सबसे पहले इंडिया के अंदर एक ट्रक ड्राइवर के साथ बातचीत की थी और उसका एक पूरा ब्लॉग उन्होंने अपने मेन सोशल मीडिया हैंडल पर डाला था। और उसके बाद अब राहुल गांधी अमेरिका पहुंचे हैं तो वहां पर भी उन्होंने एक ट्रक ड्राइवर से पूरी बातचीत की है और एक वीडियो जारी किया है जिसमें राहुल गांधी अमेरिका में ट्रक चलाने वाले से पूरी जानकारी ले रहे हैं और पूछ रहे हैं कि आप कैसे ट्रक चलाते हैं और किस तरीके से आपका पूरा लाइफ स्टाइल है। इसको लेकर डिटेल में उन्होंने जानकारी इकट्ठा की है और कई सारी बातचीत हुई है। दोस्तों, आप लोग सोशल मीडिया पर राहुल गांधी के यूट्यूब चैनल पर जाकर देख सकते हैं। साथ साथ सॉफ्ट हिंदुत्व के रास्ते पर है मध्य प्रदेश के अंदर कांग्रेस पार्टी। इसे लेकर अलग अलग लोगों की अलग अलग राय है, लेकिन कांग्रेस पार्टी जो मूल विचारों के साथ आगे बढ़ रही है वो ये कि मध्य प्रदेश के अंदर शिवराज सरकार के खिलाफ एंटी इनकम्बेंसी है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी इस एंटी इनकम्बेंसी को हिंदुत्व के मुद्दे से कम करने की कोशिश करेगी और चुनाव के दौरान हिंदुत्व का कार्ड खेला जाएगा। और इसीलिए कांग्रेस पार्टी इस कार्ड को अलग रखने के लिए और मुद्दे के आधार पर राजनीति को आगे बढ़ाने के लिए कहीं न कहीं सॉफ्ट हिंदुत्व का कार्ड खेल रही है। क्योंकि प्रियंका गांधी की मौजूदगी में पार्टी के नेताओं ने जिस तरीके से बड़े कार्यक्रम किए, धार्मिक कार्यक्रम किए, उससे ये बातें स्पष्ट हो गई है कि कांग्रेस पार्टी बीजेपी को हिंदुत्व का एक तरफा मुद्दा नहीं देना चाहती है। आप लोग की जो भी राय हो दोस्तों लिखकर जरूर बताएगा। साथ साथ देश के अंदर सबसे बड़े पोर्टल कोविन पोर्टल पर 100 करोड़ लोगों के पर्सनल डिटेल लीक हुए हैं। इस तरीके का दावा सामने आने के बाद कांग्रेस पार्टी ने भी सवाल खड़े किए हैं। रणदीप सुरजेवाला बोले, कहा पूरे देश का 100 करोड़ लोगों का ही डेटा चोरी हो गया और मोदी सरकार के कान पर जू नहीं रेंग रही है। अपने ही देश के लोगों की जासूसी में जुटी है भाजपा सरकार। 2018 से 2022 के बीच में लगभग 45 लाख से अधिक साइबर अटैक की घटनाएं आई हैं। हर बार नो डेटा कहकर जिम्मेदारी से मुंह छिपाने वाली है मोदी सरकार। करोड़ों देशवासियों की निजता और सुरक्षा को खतरे में डालकर गो डेटा कैंपेन चला रही है। आप लोग इस पर क्या कुछ राय देना चाहते हैं दोस्तों लिखकर जरूर बताएगा। साथ साथ अखिलेश यादव बोले, कहा वैश्विक स्तर पर स्वतंत्र अभिव्यक्ति के मंच ट्विटर तक जब बीजेपी सरकार दबाव डाल सकती है तो देश के मीडिया का क्या कहना। दुनिया भर में देश की छवि खराब करने के लिए भाजपा सरकार भारत देश से माफी मांगे। अखिलेश यादव ने ट्वीट किया
गया है दोस्तों। साथ साथ 2024 से पहले बीजेपी का बड़ा धमाका, चुनावी रण में उतरेंगे राज्यसभा से कई सारे सांसद। आपको बता दें कि मोदी सरकार में कई सारे कैबिनेट मंत्री हैं जो अभी राज्यसभा के मेंबर है, चाहे वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण हो या फिर देश के विदेश मंत्री एस जयशंकर हो, चाहे पीयूष गोयल हो या फिर धर्मेंद्र प्रधान हो या फिर नारायण राणे हो या फिर सर्बानंद सोनोवाल हो या फिर ज्योतिरादित्य सिंधिया हो, ये सारे राज्यसभा के मेंबर हैं। इन सभी को भारतीय जनता पार्टी लोकसभा का चुनाव लड़वाने की तैयारी कर रही है, जहां पर एक और वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण को तमिलनाडु से मैदान में बीजेपी उतार सकती है, तो विदेश मंत्री एस जयशंकर को तमिलनाडु से मैदान में उतार सकती है। वाणिज्य और उद्योग, उपभोक्ता, कपड़ा मामलों के केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल को महाराष्ट्र से चुनावी मैदान में उतारा जा सकता है, धर्मेंद्र प्रधान को उड़ीसा से मैदान में उतारा जा सकता है और नारायण राणे को महाराष्ट्र से मैदान में उतारा जा सकता है। सर्बानंद सोनोवाल तो असम से चुनाव लड़ सकते हैं। ज्योतिरादित्य सिंधिया वापस एमपी के अंदर गुना विधानसभा क्षेत्र से मैदान में उतर सकते हैं। हालांकि भारतीय जनता पार्टी केपी यादव को टिकट नहीं देगी, तो इसके बाद बीजेपी की क्या रणनीति होगी, अपने आप में बड़ा सवाल है। खासकर मध्य प्रदेश के गुना संसदीय क्षेत्र को लेकर हरदीप सिंह पुरी को जम्मू कश्मीर या पंजाब से मैदान में उतारा जा सकता है, मनसुख मांडविया को गुजरात से, भूपेंद्र यादव को हरियाणा या फिर राजस्थान से मैदान में उतारा जा सकता है, पुरुषोत्तम रूपाला को गुजरात से मैदान में उतारा जा सकता है। ये सारे नेता हैं जो पॉपुलर तो हैं लेकिन कभी लोकसभा का चुनाव नहीं लड़े हैं और इन सभी को भारतीय जनता पार्टी मैदान में उतारकर ज्यादा से ज्यादा सीटें जीतने की कोशिश कर रही है। खासकर दोस्तों तमिलनाडु के अंदर 2 बड़े मंत्रियों को मैदान में उतार सकती है। आप लोग की जो भी राय हो लिखकर जरूर बताएगा, क्या इनमें से कोई चुनाव जीत पाएगा, कितने लोग चुनाव जीत सकते हैं, आप लोग लिखकर जरूर बताएगा। साथ साथ सचिवालय घेरने जा रहे बीजेपी कार्यकर्ताओं को पुलिस ने रोका, राठौड़ बोले कहा यह सरकार जाएगी नहीं, डिलीट हो जाएगी। दरअसल राजस्थान सरकार के खिलाफ जयपुर में बीजेपी के लोगों ने अब प्रदर्शन करना शुरू कर दिया है, यानी भारतीय जनता पार्टी के लोग जनवरी से ही प्रदर्शन करने की योजना बना रहे थे, लेकिन बीजेपी में इतनी ज्यादा आपस में ही अंतर कलह था कि भारतीय जनता पार्टी अपनी एकजुटता नहीं दिखा पा रही थी और अब बीजेपी के लोग राजस्थान में जयपुर के अंदर प्रदर्शन करने के लिए पहुंचे हैं। असम के सीएम हेमंत बिस्वा शर्मा ने एक और नया टर्म गढ़ा है, उन्होंने उर्वरक जिहाद बोलकर एक टर्म बनाया है। उन्होंने कहा कि उर्वरकों का ज्यादा उपयोग शरीर को नुकसान पहुंचाता है। कुल मिलाकर दोस्तों हर चीज में जिहाद शब्द का इस्तेमाल कर दिया जा रहा है और वो भी भारतीय जनता पार्टी के कुछ नेताओं के द्वारा, जिनमें से आगे हैं सबसे असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा, जो उर्वरक जिहाद बोल रहे हैं यानी फर्टिलाइजर जिहाद की बातें कर रहे हैं, यानी एक शब्द उन्होंने फिर से गढ़ दिया है। आप लोग इस पर जो भी राय देना चाहते हैं लिखकर जरूर बताएगा। साथ साथ बंगाल पंचायत चुनाव से पहले फिर हिंसा, टीएमसी नेताओं ने विपक्षी कैंडिडेट का रास्ता रोका, इस तरीके के आरोप लगाए गए हैं। साथ साथ दोस्तों बीजेपी के 250 से ज्यादा एमएलए जमानत पर हैं। कांग्रेस पार्टी के नेता सुरेंद्र राजपूत की ओर से ये जानकारी दी गई है। क्या किसानों की आय दोगुनी हुई, ये सवाल पूछा गया है। क्या 2 करोड़ नौकरियों का वादा पूरा किया गया, ये सवाल पूछा गया है। साथ साथ दोस्तों बिहार के अंदर एम्स अस्पताल बनने को लेकर लगातार विवाद जारी है। दरभंगा एम्स की जमीन को मोदी सरकार ने किया रद्द, नीतीश कुमार बोले कहा ये लोग हटेंगे तभी अच्छा काम हो पाएगा। साथ साथ योगी सरकार के मंत्री संजय निषाद बोले कहा निषाद राज के किले पर बनी मस्जिद ढहा दी जाएगी। यानी दोस्तों निषाद राजनीति करने वाले यूपी के मंत्री अब मुस्लिमों के खिलाफ बयान देने लगे हैं। आपको बता दें कि संजय निषाद ने सोमवार को कहा कि श्रृंगवेरपुर धाम में निषाद राज के किले पर बनाई गई मस्जिद अवैध कब्जा है, अगली नवमी यानी मार्च तक इसको ढहा दिया जाएगा। कुल मिलाकर दोस्तों विवादित बयानों का दौर लगातार उत्तर प्रदेश में जारी है और निषाद समाज के उत्थान की बात करने वाले संजय निषाद अब मस्जिद को एक बड़ा मुद्दा बना रहे हैं। साथ साथ जनता का निजी डेटा सुरक्षित नहीं है, वैक्सीन का डेटा लीक होने पर मल्लिकार्जुन खड़गे की ओर से बयान दिया गया है। इसी के साथ में दोस्तों मध्य प्रदेश के अंदर सतपुड़ा भवन में 15 घंटे तक आग लगी रही, जिस पर मध्य प्रदेश यूथ कांग्रेस की ओर से कुछ दावे किए गए हैं। उन्होंने कहा कि शिवराज सरकार के भ्रष्टाचार की फाइलें जलती रही, वहां से फायर स्टेशन मात्र 50 मीटर की दूरी पर था, लेकिन सबको जलने दिया गया क्योंकि भ्रष्टाचार के दाग धोने की कोशिश है। साथ दोस्तों संजय राउत ने बीजेपी के किरीट सोमैया पर किया मानहानि का केस, बोले ट्विटर पर मेरे 12 लाख फॉलोवर हैं, उनके 4 लाख भी नहीं है। अपनी शिकायत में संजय राउत का कहना है कि वो एक अच्छी छवि के नेता हैं, राजनेता हैं। उन्होंने कई किताबें लिखी है, शिवसेना के संस्थापक बाला साहब ठाकरे जैसी सम्मानित शख्सियत की बायोपिक उन्होंने ही लिखी है, लेकिन उनका अपमान करते हुए भारतीय जनता पार्टी के नेता किरीट सोमैया ने जो कुछ भी कहा है, इसके लिए उनके खिलाफ 499, 500 के आईपीसी के सेक्शन के तहत कार्रवाई होनी चाहिए। अपनी शिकायत में संजय राउत ने का कहना है कि वो एक अच्छी छवि के नेता है, इसीलिए बीजेपी के नेता पर कार्रवाई होनी चाहिए। साथ साथ दोस्तों दिग्विजय सिंह ने अवैध रेत खनन को लेकर यूपी एमपी की सरकार पर साधा निशाना, कहा मंत्री अफसर सारे दलाल हैं। देखते हैं इस मामले पर किस तरीके की राजनीति होती है। दोस्तों वहीं पर हरियाणा के कुरुक्षेत्र में जारी एमएसपी की लड़ाई को लेकर नरेश टिकैत बोले कहा हरियाणा में कुरुक्षेत्र में एमएसपी को लेकर आंदोलन का दूसरा दिन, हरियाणा सरकार हठ धर्मिता छोड़कर किसानों की मांग को पूरा करे, सभी प्रदेशों की इकाई और पूरे देश का किसान कुरुक्षेत्र पर अपनी नजर बनाए हुए है और अगले आदेश तक इंतजार कर रहा है। साथ साथ दोस्तों एमपी चुनाव के लिए भाई के नक्शे कदम पर चली प्रियंका गांधी। 5 साल पहले राहुल गांधी ने भी जबलपुर में
ने किया था ऐसा जैसा प्रियंका गांधी ने कुछ दिनों पहले किया है। नर्मदा आरती में शामिल हुई है और उसके बाद रैली को संबोधित किया गया है। साथ साथ दोस्तों दिल्ली पुलिस ने ब्रजभूषण शरण सिंह पर लगे आरोपों और जानकारी लेने के लिए 5 देशों को चिट्ठी लिखी है, जिसमें इंडोनेशिया, बुल्गारिया, कजाकिस्तान, मंगोलिया और किर्गिस्तान है। साथ साथ दोस्तों बीजेपी नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस के 25 साल पूरे होने पर एक बड़े सेलिब्रेशन की तैयारी कर रही है। भारतीय जनता पार्टी एनडीए गठबंधन बनने के 25 साल को मनाने की कोशिश कर रही है। ऐसा इसलिए क्योंकि भारत की राजनीति में बीजेपी की छवि खराब हो गई है और माना जाता है कि भारतीय जनता पार्टी इतने अहंकार में है कि किसी अन्य पार्टी के साथ कोई गठबंधन नहीं करना चाहती है। उसके सारे साथी दल उसको छोड़कर जा रहे हैं। आप लोग किस पर जो भी राय हो दोस्तों लिखकर जरूर बताइएगा। साथ साथ नीतीश कुमार का बड़ा फैसला, 3 से अब 4 करोड़ हुआ विधायक का फंड। बिहार में ये बड़ा फैसला लिया गया है। साथ साथ महाराष्ट्र में टीपू सुल्तान को भारत का राजा बताने वाला गिरफ्तार, सोशल मीडिया पर पोस्ट कर टीपू सुल्तान को बताया था भारत का राजा। मणिपुर में 15 जून तक इंटरनेट बंद किया गया है। मंत्री बोले, कहा पिछले 24 घंटे से हिंसा की कोई वारदात नहीं हुई है। अगर आप लोग को ये खबर अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक करके लाल बटन दबाकर चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाकर कमेंट बॉक्स में जय हिंद जय भारत जो लिखेगा। जुड़े रहने के सभी दोस्तों, भाइयों, बहनों, मित्रों का बहुत बहुत धन्यवाद। देख रहे थे आपका अपना चैनल जय हिंद जय भारत, वंदे मातरम।